नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेस हमारी आपके बीच चल रही हैं, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देखें और अधिक से अधिक लोगों को चैनल में सब्सक्राइब करवाइए, वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें और भी लोग फ़ायदा इसका ले सकें। और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, जिससे आपका जो कमेंट आता है उसको मुझे देखकर जो उत्साहवर्धन होता है वो भी मुझे पता चलता है क्या आपकी सोच है, कैसे आ रही चीज़ों को, क्या हमें और मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्या कैसे करना है, तो वो चीज़ें मुझे मिलती जाती। तो आप लोग कमेंट भी करते रहें और जुड़े रहिए लगातार क्लास में। हम उन्हीं चीज़ों को इसमें बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो, उन चीज़ों को नहीं जो तथ्यों में उलझा दे। तो जो हमारे यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस, साथ में बिहार पीसीएस है, और जो उत्तराखंड पीसीएस होता है, मध्य प्रदेश पीसीएस के साथ साथ अन्य जो स्टेट के पीसीएस होते हैं, उनके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। साथ में जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी ये जरूरी है। तो आज वाले क्वेश्चन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे 10 क्वेश्चन लेके आते हैं। आज वाले क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया हुआ है। आज हम आपके लिए 5 क्वेश्चन एमसीक्यू में लेके आए हैं और कुछ वन लाइनर लेके आए हैं। कारण यह है कि अभी जो है कि आरओ का पेपर होने वाला है जल्द ही, तो उनके लिए कुछ पिछले का भी करंट अफेयर जरूरी होता है। तो हमने पिछले जो है कि जनवरी से लेकर के जो अक्टूबर के बीच में कुछ घटनाएं हुई हैं, उसमें से देखा एक महत्वपूर्ण जो है, जो आने वाले इस आरओ परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी मैंने लिया हुआ है। तो इस तरह से जो है कि बीच बीच में मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन इसमें कराता जाऊंगा जो आरओ के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आप देखेंगे जनवरी जो है कि 2022 में बिहार पीसीएस होने वाला है, तो उनके लिए भी ये जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हाल की अभी जो करंट अफेयर चल रही है तो आने की संभावना रहेगी। हालांकि जो दिसंबर में अगर पेपर होता है तो एक महीने पहले वो जो है कि करंट अफेयर पूछा जाता है, तो एक महीने पहले की, तो उसके साथ साथ वो साल भर का जो एक वर्ष का करंट अफेयर कवर करता है उसको भी हमने इसमें ध्यान दिया हुआ है कि वो चीज़ें आपके लिए हो जाए। तो इसलिए बीच बीच में हम जिस दिन देखेंगे कि महत्वपूर्ण मुद्दे उस दिन कम हुए हैं, तो उनमें से ये हम प्रयास करेंगे कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं मिल पाए तो उनके जगह हम कुछ और भी चीज़ें आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो वन लाइनर में, जो ज़्यादा संभावित है क्वेश्चन पूछने का, उसको भी ले आते। तो आज की वीडियो में हम लोग 5 एमसीक्यू में करेंगे और 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वन लाइनर होंगे, क्वेश्चन होगा और उसका आंसर होगा। जो ज्यादा संभावना है उसी को हमने लिया है, उन लोगों को नहीं कि मतलब संख्या गिना दी जाए, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज को लिया है। तो जल्द से जुड़ जाए आप लोग और वीडियो को शेयर भी कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करते रहें, और लोगों को अपने जो भी लोग यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का या अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान है, वो लोग भी जुड़े इसमें और उसका फायदा लें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से हम लोग, हमारी टीम और हमने ये निर्णय लिया है कि आपके लिए इसको उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्लीज आप लोग जुड़े जल्द से और इसको देखें वीडियो को और इसका फायदा लें। तो मैं शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन। और पहले आपके लिए एक सूचना है कि पीछे आपको एक फोटो दिख रहा होगा जिसमें हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है सामान्य अध्ययन का, जो विषय विशेषज्ञों द्वारा और जो सिविल सेवा के मार्गदर्शक रहे हैं और इतिहास विषय के विशेषज्ञ रहे हैं अनुज सिंह सर द्वारा, और उनके कुशल मार्गदर्शन में साथ साथ जो टीम हमारी है, जो एक कुशल टीम है, उनके नेतृत्व में रणनीतिक परिचर्चा के साथ 22 नवंबर को हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे। तो आप लोग आए और उसमें रणनीतिक परिचर्चा को देखिए। और जो हमारे यहाँ ये ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, इसमें हम आईएएस और पीसीएस को टारगेट किए हुए हैं। इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएगी। आपको जो है कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसके उसी रूप में आपको क्लासरूम उपलब्ध कराया जाएगा। वातानुकूलित आपको जो है कि क्लासरूम होंगे, आपको प्रिंटेड नोट्स दी जाएगी जो अपडेट होंगी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, जहां से क्वेश्चन अधिक लगातार आते हैं, जो मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट, उस आधार से जो टीम है शिक्षकों द्वारा और जो लोग हैं रिसर्च टीम द्वारा, जो अनुभवी लोग हैं, आईएएस का मेंस दिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उन लोगों द्वारा जो है कि उस नोट्स को तैयार की जाएगी और आपको उपलब्ध कराई जाएगी। साथ में आप जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे यहाँ संस्थान
विशेष रियायत की है, साप्ताहिक टेस्ट आयोजन किया जाएगा पूर्ण रूप से, और हर चैप्टर पर भी टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। जिस लिए ये सारी योजनाएं हमारी पहले से भी चली आ रही थी, और भी चीजें इसमें नई चीजें ला करके अब आपके सामने एक नए रूप में प्रस्तुत हो रहा है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस का और अन्य स्टेट पीसीएस का पैटर्न लगातार चेंज होता जा रहा है। तो उसी अनुसार हम लोगों को अपने आप को तैयार करना है, ताकि जिस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम लोग हल कर सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो ये सारे उद्देश्य से हम लोग जो है कि रणनीतिक परिचर्चा के साथ अपना बैच स्टार्ट कर रहे हैं 22 नवंबर से। कब से शुरू हो रहा है? तो 22 नवंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है सुबह 8:30 बजे कुशल शिक्षकों के मार्गदर्शन में। और तो आप लोग इसमें शामिल हो और रणनीतिक परिचर्चा सुने, और आप उसमें इस क्लासरूम में अध्ययन करें और अध्ययन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरा उद्देश्य है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पहला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन हमारा कि आचार्य कृपलानी का जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। दूसरा कथन है कि कृपलानी का मूल नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। क्या है? कृपलानी का मूल नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। अब इसमें दिया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आपको सही उत्तर पूछा जा रहा है, सही उत्तर चुनना है। किसमें से सही उत्तर कौन है? हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर जो है सी है, यानी एक और दो दोनों सही है। आचार्य कृपलानी का जो जन्म हुआ था 11 नवंबर 1888 में हुआ था। कहां हुआ था? तो सिंध में हुआ था। इनका जो मूल नाम था जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। अब आपको अगर आचार्य कृपलानी के बारे में बताएं तो ये स्वतंत्रता सेनानी अपने यहाँ रहे हैं, बहुत सारे भारत के लिए अच्छे काम किए हैं। और जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। क्या थे? जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। और इन्हीं की पत्नी वही है सुचेता कृपलानी। इन्हीं की, आचार्य कृपलानी की पत्नी वही है सुचेता कृपलानी, जो देश की, जो भारत देश की प्रथम मुख्यमंत्री रही महिला, मुख्यमंत्री रही हैं। तो वो आपको देखना है, महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो देखते हैं इनकी व्याख्या में। आपको प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर 11 नवंबर को श्रद्धांजलि दी। तो इस कारण ये विशेष मुद्दा बना और इस पे क्वेश्चन लगातार आ सकते हैं। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से भी संबंधित करके पूछ सकता है, क्योंकि चर्चा का विषय रहा। तो प्रधानमंत्री ने आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती 11 नवंबर पर श्रद्धांजलि दी। और आचार्य कृपलानी का जन्म 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को सिंध हैदराबाद में हुआ था। इनका मूल नाम जीवतराम भगवान दास कृपलानी था। क्या नाम था? जीवन दास भगवान दास कृपलानी था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। 1922 के आसपास इन्हें आचार्य उपनाम प्राप्त हुआ था। तो इनको 1922 के आसपास में आचार्य उपनाम प्रदान किया गया। उसके पहले ये जीवतराम भगवान दास कृपलानी कहे जाते थे, फिर आचार्य कृपलानी कहे जाने लगे। इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी, इनकी पत्नी सुचेता कृपलानी देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। अब आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की भी मानी जाती हैं। ठीक, स्वतंत्रता के समय कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कौन? कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे स्वतंत्रता के समय। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते, वनडे में हिस्ट्री में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यूपीएससी में भी कई बार, और यूपीपीसीएस में भी इस पे सवाल आया कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? आचार्य कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में जुडीमा वाइन राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह किस राज्य की है? पूछा जा रहा है जुडीमा वाइन राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य की है? बिहार, कर्नाटक, मेघालय, असम। तो इसका जो है कि सही उत्तर है असम, यानी असम में जुडीमा वाइन राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो किस राज्य का है ये? असम राज्य का है जुडीमा वाइन राइस। तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। देखते हैं व्याख्या। असम की जुडीमा वाइन राइस को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। यह भौगोलिक संकेतक हासिल करने वाली पूर्वोत्तर भारत में पहली पारंपरिक शराब बन गई। जो पूर्वोत्तर भारत है
उसके में जो है कि हासिल करने वाले पूर्वोत्तर भारत में हासिल करने वाली पहली पारंपरिक जो है शराब बन गई है। कौन? जुडीमा वाइन राइस। ठीक, देखिए यह शराब दिमासा जनजाति द्वारा स्थानीय चावल से बनाई जाती है। किस ये जुडीमा वाइन जो राइस किसके द्वारा बनाई जाती है? तो ये दिमासा जनजाति द्वारा बनाई जाती है, जो वहां के स्थानीय चावल है उसके द्वारा बनाए। आप चावल का माड़ समझे, माड़ जानते होंगे, जो चावल उबलते वक्त बनता है, उससे बनाया गया इसको। असम के काजी नेमा को ही 2020 में तथा चुकुआ चावल को 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो आप ये भी असम के दो और भी देखिए, काजी नेमा को 2020 में और चुकुआ चावल को 2019 में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इस तरह से असम के दो और भी जीआई टैग प्राप्तकर्ता वस्तुएं हैं, उसको भी आपको जान लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एल्डर लाइन लॉन्च किया गया? कहा जा रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा, पूछा जा रहा है किस मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर, और वो टोल फ्री नंबर क्या? एल्डर लाइन लॉन्च किया गया। हमारे ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम व रोजगार मंत्रालय, कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय। तो हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्ध व्यक्तियों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर एल्डर लाइन लॉन्च किया। क्या नाम है वो टोल फ्री नंबर? एल्डर लाइन लॉन्च किया है। देखते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए पहला अखिल भारतीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एल्डर लाइन लॉन्च किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह लॉन्च किया गया। यह नंबर वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, जो वृद्ध व्यक्तियों के अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को, उस अवसर पर लॉन्च किया गया। किस अवसर पर लॉन्च किया गया? वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी 1 नवंबर के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति जो है वो 60+ आयु वर्ग के लोगों को बुजुर्ग के रूप में परिभाषित करती है। राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति कहती है कि जिसकी उम्र 60+ है उसको बुजुर्ग माना जाएगा, और 59 तक जो है कि वो बुजुर्ग नहीं रहता, वो 60+ जब होता है तब उसको बुजुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए वर्तमान में भारत में बुजुर्गों की जो आबादी है 120 मिलियन है। कितने मिलियन है? 120 मिलियन है जो बुजुर्गों की आबादी भारत में। आगे चल करके 2050 तक 319 मिलियन बढ़ने की संभावना है इसकी। 300 जो है कि 19 मिलियन आगे चल करके 2050 में बुजुर्गों की संख्या हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है, और 4th नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चर्चित ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में आपको विचार करना है। हमारे पहले कथन है कि यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है। पहला कथन क्या है? यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भारत के कुल 10 समुद्र तट को यह प्रमाणन मिल चुका है। भारत के कुल 10 समुद्र तट को यह प्रमाणन मिल चुका है। यह दूसरा कथन हमारा। पूछा जा रहा है उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? सत्य कथन को आपको पहचानना है। तो सत्य कथन आपको पहचानना है। इसमें हमारे ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी एक और दो दोनों सही इसका उत्तर है। यानी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। अब तक भारत में कुल 10 समुद्र तट को यह प्रमाणन प्रदान किया जा चुका है। आते हैं व्याख्या की तरफ। देखिए हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम और पंडुचेरी के ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। किसके? तमिलनाडु को कोवलम, और देखिए तमिलनाडु को कोवलम है और पंडुचेरी के ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया। इसके साथ ही भारत के कुल 10 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है। तो इस तरह से जो है कभी 2 जो प्रदान किया गया, एक पंडुचेरी में और एक तमिलनाडु में, इसको मिलाकर के अब तक जो है भारत के 10 समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिल चुका है।
यह प्रमाणित करता है कि समुद्र तट पर पर्यटन व पर्यावरण के लिहाज से उच्चतम मानदंडों का पालन किया जा रहा है। यानी समुद्र के स्तर पर जो पर्यटन होते हैं, जो समुद्र में आप लोग घूमने जाते हैं, वहां की जो समुद्र का पर्यावरण है आसपास के, उसके लिए जो मानदंड तैयार किए गए हैं उसका ये लोग अच्छे से पालन करते हैं, इसलिए यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है। अगर वो लोग ठीक से इसका पालन करते हैं तो यह प्रमाणन प्रदान किया जाता है। यह प्रमाणन 33 मानदंडों के आधार पर, कितने मानदंडों के आधार पर? 33 मानदंड प्रदान किए गए हैं। मतलब 33 मानदंड निर्धारित किए गए हैं कि समुद्र के तट पर किस तरह से पर्यावरण और पर्यटन के बढ़ावा के लिए जो वहां पर काम हो रहे हैं, तो किस तरह से 33 मानदंडों पर अगर कोई खरा उतरता है समुद्र तट, तो उसको जो है कि ये ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। तो देखिए 33 मानदंडों के आधार पर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा प्रदान किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा हेलीबोर्न सर्वे तकनीक की शुरुआत की गई? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा पूछा जा रहा है हेलीबोर्न सर्वे तकनीक की शुरुआत की गई। हमारे ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसमें सही उत्तर जो है जल शक्ति मंत्रालय है। यानी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हेलीबोर्न सर्वे तकनीक की शुरुआत की गई है। देखें अक्टूबर 2021 में, कब? अक्टूबर 2021 के दौरान राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन हेतु हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक शुरू की गई। कहां के लिए यह की गई? राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन हेतु, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में जल प्रबंधन हेतु हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक शुरू की गई। अब यह सर्वेक्षण केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित यह तकनीक भूजल स्तर, मात्रा एवं गुणवत्ता की जानकारी प्रदान करता है। किसके द्वारा विकसित किया गया अगर पूछा जाए तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा इसको विकसित किया गया है। देखिए यह तकनीक जमीन के नीचे 500 मीटर, जमीन के नीचे 500 मीटर की गहराई तक पानी की स्थिति की एक 3D छवि प्रदान करेगा। यानी ये जमीन के नीचे 500 मीटर नीचे तक वहां की जो है कि एक छवि 3D जो है कि छवि प्रदान करेगा। कौन? हेलीबोर्न। अब इसको जो है राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों के लिए इसको लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कि अब 6 नंबर से जो शुरू होता है इसको आप 1 नंबर समझ लें। 1 से हम जो शुरू करते हैं इसमें ये बात करने वाले हैं कि वो 1 लाइनर क्वेश्चन किस तरह से होंगे। तो देखिए हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI यानी वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह क्वेश्चन हमारा है। पूछा जा रहा है वैश्विक शांति सूचकांक संस्करण में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसी क्वेश्चन में आपको कई आंसर बन सकते हैं और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आंसर बन सकते, जैसे कि वैश्विक शांति सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी में जो स्थित है इसके द्वारा। अब इस बार जो 2021 का जारी किया गया वो कौन सा संस्करण है? तो 15वां संस्करण है। इस तरह से पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 135वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? 135वें स्थान पर है वैश्विक शांति सूचकांक में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दूसरे नंबर पर 14 जून 2021 को, कब? 14 जून 2000। इसमें हम वही बात कर रहे हैं जो हमने कहा कि जनवरी से लेकर के मैटर को इसमें लिया जाएगा। जो आरओ होने वाला पेपर है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए हमने इसको भी शामिल कर लिया है। देखिए 14 जून 2021 को नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? पूछा जा रहा है नाटो के जो शासनाध्यक्ष हैं उनकी 31वीं यानी 31 औपचारिक बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो इसका औपचारिक आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1 जून 2021 को, कब? 1 जून 2021 को
पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद करने वाले एक प्रसिद्ध शख्सियत का निधन हो गया है, उनका क्या नाम है। यानी ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने पहली बार कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया है, कुरान का गोजरी भाषा में अनुवाद किया है। अब उन शख्सियत का जो है कभी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम पूछा जा रहा है। तो उनके नाम जो है मुफ्ती फैज उल वहीद है। क्या है? मुफ्ती फैज उल वहीद है। ये जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान है, जम्मू के प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 31 मई 2021 को 31 मई 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के निदेशक के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई? सीबीआई के जो निदेशक के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई, ये क्वेश्चन हमारा है। तो सुबोध जायसवाल इसका सही उत्तर है। क्या है? सुबोध जायसवाल इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां नंबर है कि 31 मई 2021 को, कब? 31 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान सहकारिता रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 में सहकारिता रत्न से किसे सम्मानित किया गया क्वेश्चन आए तो वीर प्रताप सिंह। किसे? वीर प्रताप सिंह। अब ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी एवं सहकारी नेता, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ज्यादा संभावना है उत्तर प्रदेश स्पेशल को आधार बनाकर यूपी के आरओ परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 2021 का सहकारिता रत्न किसे प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश के वीर प्रताप सिंह को, जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में के निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं 6ठे नंबर की तरफ कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के पहले ब्लैक फंगस सेंटर, प्रदेश के पहले ब्लैक फंगस सेंटर को किस स्थान पर बनाए जाने की घोषणा की है? यानी किस स्थान पर यह बनाया जाएगा इसकी घोषणा की गई। तो देखिए हैलट अस्पताल, हैलट अस्पताल में यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस। अब हैलट अस्पताल कहां है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7वें नंबर पर कि 16 अप्रैल को, कब? 16 अप्रैल को विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? यह कहा रहा है कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा, यानी माउंट अन्नपूर्णा, यह सूचना इसके बारे में है कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नपूर्णा। अब इस अन्नपूर्णा पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही पूछा जा रहा है, पहली भारतीय महिला पर्वतारोही। की पॉइंट को आपको ध्यान देना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन का रूप बदल जाता है, इनको आपको ध्यान रखना। इसका सही उत्तर है प्रियंका मोहिते, यानी प्रियंका मोहिते जो है पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बनी है जिन्होंने माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का कि 11 जनवरी 2021, कब? 11 जनवरी 2021 को महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो महिला जागरूकता जो है कि ये अभियान है उसका नाम है सम्मान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये है भारत का एक उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य, तो ये इसने किया है। नेक्स्ट देखिए 5 जनवरी 2021, कब? 5 जनवरी 2021 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता देश का क्या नाम है? यानी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है इसमें यह देखा जाता है किस देश का पासपोर्ट सबसे जो है कि आगे है, किस देश का नंबर 1 पे है, लास्ट में कौन है, किसका ज्यादा प्रभावी है, उस आधार पर यह हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता कौन सा देश है? तो इसमें जापान है और जापान लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर बना हुआ है, यानी जापान इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है लगातार 3 वर्षों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है? किस उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो है कि हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर हवाई अड्डा। क्या है? कुशीनगर हवाई अड्डा को यह प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास कहां किया गया है? गो अभ्यारण्य का शिलान्यास कहां किया गया? ज्यादातर हमने उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन उठाया हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो इसको हमने आधार बनाया हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास कहां किया गया? तो यह कहां किया गया? मिर्जापुर में किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये 11 क्वेश्चन इसमें
नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन हमारा है कि 11 को, इसको 12 समझिएगा। 12 कि गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश है। तो एक स्पेशल इसमें भी आप समझिए। तो इस तरह से जो है कि आज के क्वेश्चन में, आज का जो MIQ रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें 5 हमने MCQ की बात किया है। अब इसमें आपको 11 से 12 क्वेश्चन जो है कि हमने 1 लाइनर में कराया है, जो RO के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसी तरह आप बने रहिए और देखते रहिए करंट अफेयर की जो लगातार क्लासें चल रही हैं द काउंसिल IAS परिवार की तरफ से। तो आप इसको लोगों को भी शेयर करते रहें ताकि और भी लोग इसमें धीरे धीरे जुड़ते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।